बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आज किसान प्रश्न मंच का कारवां पहुंचा है नई दिल्ली के ग्राम शिकारपुर। और लगातार जिस तरह से किसान प्रश्न मंच सवाल करता है, हमारे किसानों के साथ जवाब देते हैं हमारे किसान, तो इस कार्यक्रम में भी हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े हैं। नई दिल्ली उजवा से साइंटिस्ट हैं हमारे साथ। सबसे पहले उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, मैं कैलाश जाखड़, विशेषज्ञ कृषि प्रसार कृषि विज्ञान केंद्र उजवा दिल्ली। डॉक्टर राकेश कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र उजवा, SMS हॉर्टिकल्चर। ब्रजेश यादव, मृदा विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र उजवा दिल्ली। और हमारे साथ इस मंच पर ग्राम शिकारपुर के इतने सारे किसान हमारे साथ इस मंच पर हैं, तो अपना भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तो शुरुआत करेंगे और आज हमारा जो किसान प्रश्न मंच पर सब्जेक्ट होगा, विषय होगा, वो पराली प्रबंधन और शरतकालीन सब्जियों की खेती का होगा। इसलिए इसी से जुड़े हुए सवाल हम आपसे पूछेंगे, जिसका जवाब आप लोगों को देना है। और अगर सही जवाब आप लोग दे पाते हैं तो हमारे जो विशेषज्ञ यहां नई दिल्ली उजवा केंद्र से जो मौजूद हैं, वो तय करेंगे कि किसको किसान कप से नवाजा जाए। तो इसलिए आपको सवाल का जवाब देना है और किसान कप का हकदार बनना है। शुरुआत यहीं से करेंगे और सवाल आपसे पूछेंगे। सबसे पहले पराली प्रबंधन पर बिना देरी किए आपसे सवाल पूछते हैं, जिसका जवाब आप लोगों को देना है। पराली प्रबंधन से जुड़ा हुआ यह सवाल है। पराली प्रबंधन आप लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे करते हैं, यह आपको बताना है। तो पराली प्रबंधन कैसे आप लोग करते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल आज का है, क्योंकि जिस तरह से पराली को लेकर तमाम सवाल उठते हैं, तो इसलिए जवाब आप लोगों को देना है। तो सवाल है, पराली प्रबंधन आप लोग कैसे करते हैं? जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि आप लोग कैसे पराली प्रबंधन कर रहे हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं। देखिए, हाथ उठना शुरू हो गए। खड़े हो जाइए जरा। आप नाम बताइए अपना, उधर देख के। हाँ जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी, गांव शिकारपुर। और हम पराली को चारे में यूज करते हैं। जो बाकी उसका बचा हुआ फूस होता है, उसको हम गड्ढे में डाल के और खाद बनाते हैं। ठीक है, बैठिए। सुरेंद्र बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं, पराली प्रबंधन कैसे करते हैं। देखिए, एक और बुजुर्ग हैं जो हाथ उठा रहे थे, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? वेदपाल त्यागी जी, वेदपाल जी बताइए। हाँ, गांव शिकारपुर जी। शिकारपुर गांव का किसान हूं मैं और धान की खेती खूब अच्छे से करता हूं। पराली का प्रबंध करने के लिए हमारे को BDO ऑफिस से ब्लॉक से ट्रैक्टर भेजते हैं स्प्रे करने के लिए दवाई का। उस दवाई से ऐसा स्प्रे करते हैं कि वो पराली अपने आप ही गड़ जाती है। उसको जुताई करके और उसमें पानी दे देते हैं तो वो पराली गड़ जाती है। यही प्रबंधन है हमारे पास। अब इतना बड़ा गड्ढा नहीं खोद सकते कि जो हम 20, 30, 50, 100 किलो की पराली को दाब सकें, इसलिए ये प्रबंधन अपनाया आपने। आप ठीक है वेदपाल जी, बैठिए। और भी लोगों ने हाथ उठाए थे, तो जल्दी से हाथ खड़ा कर सकते हैं। यहां से जिन्होंने हाथ उठाया था, जल्दी से खड़े हो जाइए। देखिए, एक शिक्षित किसान युवा नजर आ रहे हैं जो यहां बताना चाह रहे हैं। आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा इधर आ नाम जाइए। विशेष त्यागी, विशेष। गांव शिकारपुर। पराली जो प्रबंधन है, हम हाथ से कटाई होती है। हाथ से कटाई होने के बाद उसका मल्चर से उसका प्रयोग, कटाई हो जाती है। फिर उसके बाद स्प्रे किया जाता है और स्प्रे करके उसको जुताई कर देते हैं। वो उसका अपने आप ही डिकम्पोस्ट हो जाता है। अच्छा, ये ऐसे प्रबंधन करते हाँ, हैं। हम क्या तो नाम ऐसे है आपका? विशेष त्यागी। विशेष बैठिए। तो विशेष देखिए अपने अंदाज में बता रहे हैं कि वो कैसे प्रबंधन करते हैं, लेकिन अब ये हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि कैसे प्रबंधन होना चाहिए और किसने सही जवाब दिया, ये भी हमारे विशेषज्ञ तय करेंगे। तो चलते हैं विशेषज्ञों के पास, जानते हैं विशेषज्ञों से। सबने बहुत अच्छा जवाब दिया। शिकारपुर गांव धान की काफ़ी अच्छी खेती करता है और अभी सब पराली का भी बहुत अच्छे से प्रबंधन करते हैं। यहाँ पे काफ़ी पशुपालन है अपने आसपास के क्षेत्र में। दिल्ली के क्षेत्र में तो ज़्यादातर जो शिकारपुर गांव की पराल होती है वो पशुओं के चारे के रूप में चली जाती है। पीछे जो अवशेष बचता है, जो थोड़ा बहुत अवशेष बचता है, कुछ किसान भाई उसको खेत के बाहर प्रबंधन कर देते हैं, कुछ उसको खेत में ही कुछ इधर उधर बिखेर के उसका प्रबंधन कर देते हैं। और जैसे विशेष जी ने जवाब दिया है कि इसके अलावा जो मशीन है, जैसे मल्चर हो गया, सरफ मास्टर हो गया, उसका द्वारा उसको जो खेत में जो फांस खड़ा रहता है, क्योंकि जो हाथ से पराल करती है वो काफ़ी ऊपर लेवल तक होती है, उसको छोटे छोटे कटिंग करके खेत में बिखेर के और किसान
काफ़ी प्रगतिशील और अग्रणी किसान है इस गांव के। उसके बाद वहाँ यहाँ पर सुपर सीडर के माध्यम से या रोटावेटर से उसको ज़मीन में मिक्स करके अगली फसल की तैयारी करते हैं। और या कुछ किसान भाई सुपर सीडर के माध्यम से भी यहाँ पे सीधा गेहूं की बिजाई करते हैं। और काफ़ी अच्छे से मैं काफ़ी टाइम से कृषि विज्ञान केंद्र इस गांव में कार्य कर रहा है और काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं और काफ़ी लोग अग्रणी भी हैं और काफ़ी अच्छे से पराली का प्रबंधन भी कर रहे हैं। और इस सही जवाब ग्रामवासी विशेष ने दिया है इस। तो आइए विशेष जोरदार तालियां विशेष के लिए बजा दीजिए, क्योंकि विशेष ने सही जवाब दिया। ये तय किया हमारे विशेषज्ञों ने और इन्हें किसान कब से यहां नवाजा जाता है। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए कम से कम। इधर आ जाइए विशेष। सही जवाब देखिए यहां विशेष ने दिया विशेष तरीके से, और इसीलिए विशेष को यहां सम्मान दिया गया। और लोगों को भी यह सम्मान दिया जा सकता है अगर वो चाहें तो, क्योंकि बड़ी शालीनता के साथ अगर आप जवाब देते हैं और अपनी विशेषताएं दिखाते हैं यहां, तो कहीं ना कहीं आपको सम्मान जरूर मिलेगा। इसलिए हम आगे बढ़ेंगे और बिना देरी किए एक और सवाल आपके सामने रखेंगे, जिसका जवाब बड़ी शालीनता और बड़े धैर्य से आप लोग देंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे सवाल रखता हूं और इसी से जुड़ा हुआ, पराली से जुड़ा हुआ यह सवाल है, पराली प्रबंधन में कौन कौन सी मशीनों का इस्तेमाल होता है। देखिए ये सवाल है, पराली प्रबंधन में कौन कौन सी मशीनों का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, उपयोग करते हैं। तो पराली प्रबंधन में कौन कौन सी मशीनों का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, जल्दी से बताइए, हाथ उठाइए और समझाइए कि कौन कौन सी मशीनों का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं। देखिए हाथ यहां से उठने लगे हैं और इसीलिए इस बार शुरुआत पीछे से कर लेते हैं, पीछे से जान लेते हैं कि वाकई क्या वो इस्तेमाल करने वाली मशीनों के बारे में जानते हैं। तो हाथ यहां से उठा था, शुरुआत यहां से करते हैं। क्या नाम है आपका? शिव कुमार नाम है जी, गांव जी शिव जी बताइए। हमारे पास ही सुपर सीडर है, हमने सुपर सीडर से हमने गेहूं की बिजाई कर देते हैं। ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन से बिजाई कर देते हैं गेहूं की। और जी रोटावेटर है, उससे जुताई करके हमने गेहूं की बुआई कर देते हैं। पुराल तो हमारा अधिकतर ही मतलब सब पशु रख रहे हैं गाँव में, तकरीबन चारे में ही जाता है हमारा पुराल। तो देखिए शिव ने आपको बताया कि कैसे वो कौन कौन सी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और भी एक किसान है जो बताना चाह रहे हैं, इसलिए उनसे भी जान लेते हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए अपना। नरेंद्र कुमार त्यागी, गांव शिकारपुर। 28-30 एकड़ में धान की खेती करता हूं। और जब धान की कटाई हो जाती है, पराल हमारा बिक जाता है, उसको हम बेच देते हैं। बाकी जो धान के अवशेष छोटे छोटे रह जाते हैं उनको हम डिकम्पोज का स्प्रे कराते हैं। उसके बाद उसमें हम मल्चर चलवाते हैं और अपना रूटावेटर चलाते हैं। खेत को अच्छी तरह से तैयार करके फिर जीरो ड्रिल से या सुपर सीडर से हम अपने खेतों की बुआई करते हैं। तो उसमें हमारा रूटावेटर भी आ गया, सुपर सीडर भी आ गया, मल्चर भी आ गया, हैप्पी सीडर भी आ गया। तो इन चीज़ों से हम अपने खेत को अच्छी तरह से तैयार करके फिर लास्ट में सुपर सीडर से बुआई करते हैं। ठीक है, बैठिए। तो देखिए ये किसान है जो बता रहे हैं कि कैसे वो प्रबंधन करते हैं और कौन कौन सी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। और भी किसी ने हाथ उठाया था यहाँ, जल्दी से वो खड़ा हो सकता है, बता सकते हैं। तो आप बताना चाह रहे थे, नाम बताइए सर अपना। नमस्कार जी, मेरा नाम अनिल है। हाँ और अनिल मैं जी हरियाणा के पलवल जिले से हूँ। हाँ जी अनिल जी तो बताइए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो देश है ये कृषि प्रधान देश है। तो इसमें हम आधुनिक तकनीक द्वारा SMS की मशीन से कटाई कराते हैं, जिससे हमारा प्लार 4-6 इंच की हमारी वो हो जाती है। उसके बाद स्प्रे करा के डिफोज वाला, उसके बाद चोपर मल्चर से उससे करके और रूटावेटर से डिफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सुपर सीडर से बुवाई हो जाती है उसके बाद। अच्छा ठीक है। तो देखिए अनिल भी बता रहे हैं कि कैसे वो आजकल प्रबंधन करते हैं और कैसे कौन कौन सी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। कोई और भी बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है और बता सकता है। और अगर नहीं बताना चाहते तो हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास, वो आपको बताएंगे कि कौन कौन सी मशीनों का इस्तेमाल पराली प्रबंधन में किया जाता है। और साथ ही वो ये भी तय करेंगे कि किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कब का हकदार, ये भी हम विशेषज्ञों से ही जानेंगे। काफ़ी जागरूक किसान है और शिकारपुर के रविंदर जी ने इसका जवाब सही दिया है। और किसान भाइयों, जैसा हम सब जानते हैं कि पराली प्रबंधन की 2 अलग अलग प्रकार की मशीनें आती है। एक मशीन आती है पराली को या तो यथास्थान या खेत के बाहर प्रबंधन करना है। यथास्थान यदि हमें पराली को ज़मीन में ही मिलाना है तो मल्चर हो गया, रोटावेटर हो गया, सरप मास्टर हो गया, उनको पराल को
कंबाइन से कटिंग के बाद छोटे छोटे टुकड़े जब खेत में पराल का रह जाते हैं तो ये मशीनें चला के इन मशीनों के द्वारा हम पराल को खेत में मिला सकते हैं। दूसरा होता है यदि हमारा हाथ से कटिंग हो गई हो या कंबाइन से यदि फसल की धान की कटाई हुई हो तो यदि जो पीछे अवशेष बचे हुए यदि उस अवशेष के अंदर में अगली फसल जैसे गेहूं की सीधी बुआई कर रहे हैं तो हम हैप्पी सीडर के माध्यम से बुआई कर सकते हैं, सुपर सीडर के माध्यम से बुआई कर सकते हैं, स्मार्ट सीडर के माध्यम से बुआई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एक सरप मास्टर आया है नहीं सरपेज सीडर आया उससे भी हम सीधी बुआई कर सकते हैं। यदि जिन किसान भाइयों की फसल हाथ से कटाई होती है और यदि 1 फीट के आसपास यदि खेत के अंदर अवशेष खड़े रहते हैं, बाकी तो पराल चारे के रूप में बिक जाता है, यदि खेत में अच्छी नमी है तो वो किसान भाई जीरो टिलेज के माध्यम से ही बुआई कर सकता है। इसके अलावा यदि कोई किसान भाई कंबाइन से कटाई करवा लेता है, विशेष तौर से ये ध्यान रखें कि कंबाइन के पीछे सुपर एसएमएस लगा हो और सुपर एसएमएस क्योंकि फिर खेत के अंदर पराल को चारों तरफ बिखेर देता है। यदि वो हमें पराल से कंबाइन से कटिंग के बाद यदि उसको हम बाहर की तरफ लेके जाना है तो हमें उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर हेयर रेक के माध्यम से एक लाइन बना के और एक रोटरी सलेसर आता है उसके माध्यम से हम उसके गड्ढे बना के खेत के बाहर प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की मशीनें हैं जिसके माध्यम से गांव के किसान काफ़ी जागरूक हो और गांव के अंदर ये सुपर सीडर जैसी मशीनें, जीरो टिलेज जैसी, मल्चर, रोटावेटर जैसी मशीनें उपलब्ध भी है और उससे पराली का प्रबंधन भी कर रहे हैं। तो रविंदर के बारे में घोषणा की गई है यहाँ हमारे विशेषज्ञों की तरफ से। जोरदार तालियां रविंदर के लिए बजा दीजिए। देखिए रविंदर किसान हैं और बता रहे थे कि कौन कौन सी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं वो पराली प्रबंधन के लिए। जोरदार तालियां भी आप ठीक से नहीं बचा रहे हैं। और लोगों के लिए भी हम सवाल यहां रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जवाब देंगे और सही जवाब देंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं, ज्यादातर लोग कोशिश कीजिए कि जवाब दे पाएं और यहां किसान कप के हकदार बन पाएं। तो इसलिए पराली क्यों नहीं जलानी चाहिए, ये प्रश्न है आप लोगों से। पराली क्यों नहीं जलानी चाहिए, देखिए ये प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर ज्यादातर लोग दे सकते हैं। सबको पता है कि पराली क्यों नहीं जलानी चाहिए, लेकिन हाथ फिर भी कम उठ रहे हैं। आगे से कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है। तो देखिए यहां से हाथ उठने लगे, बहुत सारे हाथ उठ गए हैं, इसलिए यहां से शुरुआत करते हैं। ये वेद प्रकाश जी से शुरुआत करते हैं। पराली हमारे देश के अंदर प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, इस वजह से पराली जलाने से धुआं होता है और उससे प्रदूषण बढ़ता है, इसलिए पराली नहीं जलानी चाहिए। ठीक है, बैठिए। और भी देखिए बुजुर्ग है यहाँ, बुजुर्ग ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं पराली क्यों नहीं जलानी चाहिए, इसलिए उन्हीं से जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। वेद प्रकाश जी ने जो बताई ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे बड़ी एक बात है, हमारी ज़मीन में हमारे मित्र कीट होते हैं, वो पराली जलाने से खेत के मित्र कीट भी ख़त्म हो जाते हैं और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो फसल के लिए हमारे उनके सहायक होते हैं फसल के लिए, वो भी उसमें नष्ट हो जाते हैं। मित्र कीट और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो हमारी खेती के लिए अच्छे उपजाऊपन वो बढ़ाती है, तो वो खत्म हो जाती है। बैठिए धर्मपाल जी। तो देखिए और भी लोगों ने हाथ उठाया था यहाँ से, यहाँ हाथ उठाया था आपने शायद। मुस्कुरा बहुत रहे हैं, बता कम रहे हैं, जल्दी से आ जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। हाँ जी, मैं रामेश्वर। पराली जो है हम जलाते नहीं है और जो रह जाते हैं उन्हें रूटावेटर से उसका खाद बन जाता है। रूटावेटर से कटवा देते हैं मशीन से, उसका खाद बन जाता है। तो देखिए और लोग भी यहाँ बता सकते हैं। देखिए हाथ उठाया था आपने, आप खड़े हो जाइए। मतलब पराली जलाने से प्रदूषण इतना हो जाता है, सांस लेने में परेशानी हो जाती है, आंखों में पानी आता है, जिसके सांस की बीमारी है उसको सांस लेने में परेशानी हो जाती है। तो इससे बहुत नुकसान है जी पराली जलाने से। ठीक है, बैठिए। तो देखिए बता रहे हैं कि इससे सांस लेने में भी दिक्कत होती है, बीमारियां भी हो जाती हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं ये नुकसान का बड़ी वजह पराली जलाना बन गया है और इसीलिए पराली नहीं जलानी चाहिए, ये हमारे किसान कह रहे हैं और वाकई ये सही बात है। लेकिन हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास और उनसे जानते हैं किसने दिया है सही जवाब, किसको नवाजा जाए किसान कप से। जी किसान भाइयों, हम सब जैसे जानते हैं कि हमारे पराली जलाने से काफ़ी नुकसान होता है, चाहे वायुमंडल हो, चाहे अपना मानव का स्वास्थ्य हो। हम एक एक चीज़ पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहले यदि हम पराली जलाते हैं तो सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण से इतनी हानिकारक गैसें
वातावरण में निकलती है, जिससे जलवायु परिवर्तन पे भी असर पड़ रहा है और कई प्रकार के शारीरिक नुकसान भी हो रहा है। क्योंकि सबसे पहले यदि किसान पराली जलाता है तो कई इतनी हानिकारक गैसें होती है, वो किसान को ही खेत में ही काम करता रहता है, तो आसपास के परिवार के रिश्तेदार खेत में काम करते हैं, तो आजकल सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अभी आप देख रहे हैं जैसे आंखों में जलन हो रही है, अस्थमा जैसी बीमारियाँ, अब नई नई एलर्जी निकलने को आएगी। ये सब वायु प्रदूषण और ये वायु के जो प्रदूषण के कण है जो हमारे शरीर पे किसान में खेत में काम करते हैं, तब ये सारी चीज़ें शरीर पे लगेगी, तब ये चीज़ें निकल के आ रही है और आने वाली भी है। और दूसरा ये है कि जैसे धर्मपाल जी मास्टर जी ने बताया कि हमारे भूमि ज़मीन है, जो उपजाऊ ज़मीन है, उसकी उपजाऊ शक्ति नष्ट होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही पराल जलाते हैं तो जब वो आग लगती है तो नीचे 5 से 7 सेंटीमीटर तक एकदम गर्म हो जाती है, और ज़मीन गर्म होने से वहाँ पे कई प्रकार के हमारे जो उपयोगी है, जो लाभदायक सूक्ष्म जीव है, वो नष्ट हो जाते हैं, और वो नष्ट हो जाने से हमारे जो भूमि धीरे धीरे बंजर की तरफ बढ़ती जा रही है। दूसरा ये कि हमारा जब 1 एकड़ के अंदर लगभग 20 से 25 क्विंटल पराल होती है, तो यदि हम पराल जला देते हैं तो लगभग 10 क्विंटल पराल के अंदर हम लगभग 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2.5 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटास, 1 से 2 किलोग्राम सल्फर और 400 ग्राम जैविक कार्बन, जो हमारे लिए ज़मीन के लिए बहुत उपयोगी, जैसे आप किसान भाई बता रहे हैं, जो ज़मीन के लिए जीवांश पदार्थ की उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए जो ज़मीन में एक खाद के रूप में कार्य करेगा, वो बहुत उपयोगी है। यदि हम ये सब ज़मीन में मिलाएंगे तो हमारे ज़मीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी और ज़मीन ताकतवर भी बनेगी। इसलिए ये सारे हम नुकसान करके ही पराली को जला रहे हैं। तो इस सवाल का सही जवाब धर्मपाल जी मास्टर ने दिया है। तो उन्होंने बताया कि भाई सूक्ष्म जीव जो हमारे बहुत उपयोगी है, दूसरे जो हमारे बहुत पोषक तत्व जो मैंने आपको बताए हैं, ये सब पराली जलाने से नष्ट हो रहे हैं, और हम अपने ये पराली जलाने से रोक के हम इन सूक्ष्म जीवों को भूमि में मिला के अच्छी जमीन की उर्वरकता सत्ता बढ़ा सकते हैं। जी धर्मपाल जी मास्टर। आइए धर्मपाल जी, जोरदार तालियां धर्मपाल जी के लिए। देखिए यहाँ उन्होंने जो जानकारी दी थी वो सही मानी गई और इसलिए किसान कप से उन्हें नवाजा जाता है। जोरदार तालियां बजाते रहिए। एक बुजुर्ग किसान सही जानकारी दे रहे हैं और किसान कप के हकदार यहां बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बन गए हैं। और भी विषय हैं हमारे पास, और भी सवाल हैं हमारे पास, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है और हम बढ़ते हैं आगे और आपसे पूछते हैं कुछ और सवाल। लेकिन ये सवाल हैं सर्दकालीन सब्जियों की खेती से जुड़े हुए, जो हम आपसे पूछेंगे, जिसका जवाब आप लोगों को देना है। बहुत ही आसान से प्रश्न हम आपके सामने रखेंगे, जिसका जवाब आपको देना है और किसान कप का हकदार बनना है। तो इसलिए सुनिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न। सबसे पहले हम आपसे यही पूछ लेते हैं, सर्दकालीन सब्जियों की खेती कब से कब तक होती है? देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जिसका जवाब देकर आप किसान कप के हकदार बन सकते हैं। तो देखिए, हम आपसे पूछ रहे हैं कि सर्दकालीन सब्जियों की खेती कब से कब तक होती है, ये बताना है आपको। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए, और अगर नहीं हाथ उठाएंगे तो हम आपको उठाएंगे और हम आपसे पूछेंगे। देखिए, पीछे से हाथ उठने लगे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आगे से भी हाथ उठें, आगे से भी बताएं कि कब से कब तक सर्दकालीन सब्जियों की खेती की जाती है। ये तो आसान सा प्रश्न है जो बताया जा सकता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं। और देखिए, बुजुर्गों के हाथ यहां से उठने लगे हैं और ये शुरुआत हम यहां से कर लेते हैं। तो आइए जरा बाहर आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सुरेश त्यागी है। हाँ जी, सुरेश जी, शिकारपुर। और ये सर्दकालीन जो सब्जियां होती है नवंबर से और फरवरी तक लगाई जा सकती है। नवंबर से फरवरी तक लगाई जा सकती हैं। हाँ जी। आप लगाते हैं? हाँ, कौन कौन सी सब्जियां लगाते हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। गोभी लगाते हैं जी, मूली लगाते हैं, पालक बोते हैं और प्याज भी बोते हैं।
अनेक सब्जियां हैं जी, जो मटर हुई, चना हुआ। ठीक है, बैठिए। तो देखिए और भी हाथ उठे थे। यहाँ एक बुजुर्ग किसान हैं, बड़े सफेद से नजर आ रहे हैं। देखिए बताते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारा चंद त्यागी है। हाँ जी, मैं शिकारपुर का रहने वाला हूँ। सितारा ही लग रहे हैं आप, तारा। किसान हूँ मैं। हाँ। जो ये शरदकाल इसकी सब्जी होती है, ये नवंबर से लेके फरवरी तक होती है, जिसमें घिया, तोरी, गोभी, आलू, मेथी, पालक, प्याज, लहसुन वगैरह ये लगाई जाती है। ठीक है, बैठिए। तो देखिए एक बुजुर्ग किसान जो बता रहे थे कि कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं और वो लगाते हैं और कब से कब तक लगाते हैं, ये भी वो कोशिश कर रहे थे। और भी यहाँ कुछ शिक्षित लोग नजर आ रहे हैं, मुझे आपसे बात करेंगे। आइए आप जरा खड़े हो जाइए, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, सब्जियों की सारी जानकारी छुपा रहे हैं। आप भी बताइए, एक शिक्षित किसान जब बताएगा तो पूरा देश देखेगा। नाम बताइए जरा। प्रेमराज। हाँ, लग रहा था आपका नाम प्रेम ही है। नवंबर में हम पालक, मेथी, सरसों और क्या नाम प्याज दिसंबर में लगती हैं, जो 25 तारीख से और फरवरी तक ज़्यादा हमारे यहाँ प्याज की खेती होती है जी, ये लगाई जाती हैं। आलू तो अपने घर के लिए, जो बाकी सब बाहर के लिए। बाहर नहीं है, हमारे यहाँ आलू खेती कम होती है, प्याज ज़्यादा होती है हमारे यहाँ, प्याज लगाते हैं ज़्यादा। ठीक है, और कोई जानकारी? बस फिलहाल तो मैं तो प्याज लगाता हूँ और तो मेरे को इतना ना पता। ठीक है, बैठिए। तो देखिए प्रेम जी बता रहे थे कि क्या क्या लगाते हैं, और भी बताना चाहता है, आप बताना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है। जल्दी से खड़े हो जाइए, एक और बुजुर्ग किसान हमारे साथ, तो इसलिए इनसे भी जान लेते हैं। नाम बताइए जरा अपना। मेरा नाम नरेश कुमार है। ये अक्टूबर से ही शुरू हो जाते हैं। सरसों तो सितंबर में ही लास्ट में बोनी शुरू करते हैं और अक्टूबर से ये सर्दी की सारी फसल बोनी शुरू हो जाती है। मैन गेहूं का टाइम तो 15 नवंबर से शुरू होता है और सरसों सितंबर से शुरू कर देते हैं। गोभी की तो कई फसल होती है आगे पीछे, मिर्च है, प्याज है, आलू है, गोभी है, ये हमारे यहाँ तो यही मेन फसल होती है। लगाने का टाइम तो अक्टूबर से दिसंबर तक का है। ठीक है, बैठिए। तो अक्टूबर से दिसंबर, तो कोई कह रहा है नवंबर से दिसंबर, लेकिन अब चलते हैं विशेषज्ञों के पास, वो आपको बताएंगे कि क्या है सही उत्तर और किसको दिया जाए किसान कब, और सही जानकारी भी वो हमारे दर्शकों और हमारे जो किसान भाई हैं उनको देंगे। इस उम्मीद के साथ हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास। जो भारतवर्ष में जो मौसम के हिसाब से हम खेती करते हैं, खासकर सब्जियों की हम बात करते हैं, तो सब्जियों जिसे हमारा 3 मौसम होता है, रबी, खरीफ और जायद। जो अभी शरदकालीन चल रहा है, ये हमारा शीतकालीन सब्जियों की खेती है। और जैसे हम आपको पूरे वर्ष भर का ही बता देते हैं, जैसा कि नरेश जी ने बहुत अच्छा बताया कि अक्टूबर से शुरू होती है, तो आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये जो महीना होता है ये हमारा शीतकालीन और शरदकालीन का होता है। उसके बाद फरवरी, मार्च, मई जो है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने जो है हमारा ग्रीष्मकालीन होता है। और उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आप देख रहे होंगे पूरा 12 महीना कंप्लीट हो गया। तो ये साइकिल चलता है। और ख़ासकर जो हमारा भी शरदकालीन सब्जियों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो शरदकालीन सब्जियों में जो है हमारा अक्टूबर से लेके जनवरी तक ये होता है। तो इसमें जो स्टार्टिंग की बात करेंगे तो स्टार्टिंग में, और इन्होंने आगे तक बताया कि जनवरी तक हम प्याज भी लगाते हैं। तो नरेश जी का जवाब जो है सबसे सही है। तो नरेश जी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आइए। नरेश जी, देखिए गांव के नरेश यहां भी नरेश बन गए और यहां भी किसान कब से आपको नवाजा जा रहा है, क्योंकि आपने दी है सही जानकारी और इस जानकारी के लिए आपको किसान कब से सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन आपके लिए भी तालियां कम बजा रहे हैं लोग। आपके गांव के नरेश हैं, यहां भी इस मंच पर नरेश बन गए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बन गए हैं। और भी लोग बन सकते हैं यहां इस मंच पर नरेश, अगर वो चाहें तो, लेकिन उनको देना होगा जवाब, तभी उनको मिलेगा किसान कप। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्न उनके सामने रखते हैं जिसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं और आसानी से किसान कप पा सकते हैं। तो इसलिए सुनिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सब्जियों की बीज का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सब्जियों के जो बीज होते हैं उनका चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, यह आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए और बताइए कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों की ध्यान रखने की जरूरत होती है जब आप
जो सब्जियों के बीज होते हैं उनका जब चुनाव करते हैं तो किन बातों का ध्यान आप लोग रखते हैं? जाहिर है आप सभी जब बुआई करते होंगे तो बीज लेते होंगे, और बीज लेते होंगे तो ध्यान भी रखते होंगे, तो इसलिए इतना डरने की क्या जरूरत है? ऐसा मैंने क्या पूछ लिया? जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। तो देखिए यहां से शुरुआत करते हैं, आइए नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी, हाँ गांव जी। शिकारपुर। ठीक है, जो हम सब्जी लगाते हैं और जो सब्जी का जो बीज बनाएंगे किसी भी चीज़ का, चाहे टमाटर होया, चाहे घिया होया, चाहे तोरी हुई, तो जो पहला फल आता है उसमें सुरक्षित, उसका हम बीज बनाते हैं। ठीक है जी। और बाद में उसको जब पक जाएगा, जब उसको पका के उसमें जब बीज बन जाता है, पकाने के बाद तोड़ के सुरक्षित जगह पे रखते हैं उसको, और छाया में, धूप में नहीं सुखाते, छाया में सुखाएंगे उसको हम। ठीक है, हाँ जी। बैठिए सुरेंद्र जी। तो देखिए सुरेंद्र जी ने अपनी जानकारी दी, और एक किसान हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं जवाब देकर किसान का पाने का, तो उनसे भी जान लेते हैं। नाम बताइए जरा एक बार। वेदपाल त्यागी जी, गांव शिकारपुर। फसलों के बीज चुनने के लिए हमें अच्छे बीज की दुकान पर जाना होता है। सबसे अच्छे बीज की जो दुकान जहाँ होती है वहाँ जाते हैं हम, और वहाँ से ये देख के बीज लेते हैं कि भाई ये बीज अच्छा है या नहीं है, उसको देखते हैं, उपचारित किया हुआ है या वैसे ही है, ये देखकर तब हम बीज खरीदते हैं। अच्छा। हाँ, अगर उपचारित किया हुआ ठीक बीज है और हमारे विश्वास का है दुकानदार, तो उससे बीज लिया जाता है जी। ठीक है, तो देखिए विश्वास योग्य होगी दुकान तो लेंगे बीज, ये कह रहे हैं वेदपाल त्यागी जो यहाँ किसान हैं। और भी लोगों ने उठाए थे हाथ, तो जल्दी से वो भी खड़े हो जाएं और बताएं कि क्या जानकारी उनके पास है। तो जिसने उठाया था हाथ, आपने उठाया था, आप बुजुर्ग किसान। देखिए एक और हमारे साथ, क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। ये मैं पकड़ लूंगा, नरेश जी। सारे नरेश हैं, गांव शिकारपुर। जी जी। सब्जियों के जो बीज हम बोते हैं उसको हमें अड़ंगा साफ कर देना चाहिए, दवाइयों का स्प्रे भी करवा देना चाहिए, उसका अड़ंगा पड़ंगा साफ करवा देना चाहिए, उसमें दवाई दुई जो हमें देखते हैं तो हमें दवाई का स्प्रे भी करवा देना चाहिए। ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए एक और हाथ उठ रहा था यहाँ से जो नजर आ रहा था, वो भी हाथ उठा सकते हैं। देखिए ये जल्दी से खड़े हो जाइए। हाँ, आप ही का था वो हाथ जो सबसे पहले उठा था। शिव कुमार नाम है जी मेरा, गांव शिकारपुर। जी। हमें अच्छी कंपनी का चुनाव करना चाहिए बीज का। अच्छी कंपनी कौन सी है उसका बीज लेना चाहिए, और तब हमने अपनी सब्जी उगानी चाहिए। तो कई कंपनी है, अधिकतर घनी कंपनी है जो आपने यूज कर लियो, कंपनी जिसका आपने पहले कोई बीज लेके लगाया हो, तो उसी कंपनी का ही बीज ले और लगाएं, तभी अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है। और भी कोई देना चाहता है जानकारी तो जल्दी से उठा सकता है हाथ, बता सकता है अपनी जानकारी, हमारे दर्शकों, हमारे विशेषज्ञों तक पहुंचा सकता है। और अगर नहीं बताना चाहता है तो हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास और विशेषज्ञों से जानते हैं कि किसने दिया है सही जवाब, किसको नवाजा जाए, किसान कब से। जो सब्जियों की हम खेती करते हैं, सबसे ज़रूरी होता है, देखिए एक बार अगर बीज खराब मिल गई तो हमारी पूरी फसल चौपट हो जाती है। तो ये ज़रूरी होता है कि हमने खेती करने से पहले बीज के बारे में हम कोई भी आपके पास विशेषज्ञ है या पास में संस्था है, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। अगर जानकारी नहीं है कि हमें इस समय सब्जी लगानी है, गोभी की सब्जी है तो गोभी का कौन सा बीज लें, पालक का है तो पालक का कौन सा बीज लें, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बीज ही ऐसी चीज़ है कि एक बार, जैसे ज़्यादातर देखा जाता है कि सब्जियों में, क्योंकि बीज की जो वैलिडिटी होती है, जर्मिनेशन का जो वैलिडिटी होता है, कोई भी सब्जी का बीज है अगर वो 6 महीने तक वैलिड होता है, वो 6 महीने के बाद उसकी जो वाइबिलिटी है समाप्त हो जाती है, जो अंकुरण क्षमता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि उस पर आप देखेंगे बीज के पैकेट पे लॉट नंबर, बैच नंबर और जो पैकिंग डेट है और एक्सपायरी डेट 6 महीने से ज़्यादा नहीं होता है। और ये भी हमें ज़रूरी है कि जिस क्षेत्र में हैं आप, इस क्षेत्र के हिसाब से कौन सी वैरायटी जो है जो सूट करती है या रिकमेंडेशन है, सिफारिश है संस्था के द्वारा, तो सबसे पहले तो ये हमें ध्यान देना होता है। दूसरी चीज़, विश्वसनीय संस्था। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी बीज खरीद लीजिए तो नहीं चलेगा। आपने जो आसपास का कोई संस्था है या कोई विश्वसनीय कंपनी है, आप उनसे भी बीज ले सकते हैं। और बीज लेने से पहले आपने ये ध्यान देना है कि आपने पक्की रसीद जरूर लेनी है, क्योंकि बीज अगर सही होगा तभी वो आपको पक्की रसीद देगा, क्योंकि उस पक्की रसीद में ही बैच नंबर, लॉट नंबर आदि लिखा जा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन सारी बातों का ध्यान रखना जब आप बीज का चुनाव करते हैं।
तो ये इस सवाल का जो जवाब था ये वेदपाल जी का सबसे अच्छा था, क्योंकि इन्होंने जो बोला कि विश्वसनीय संस्था होना चाहिए और सही जगह होना चाहिए, तो वेदपाल जी का सवाल सबसे बेस्ट। जोरदार तालियां वेदपाल जी के लिए। देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और हर जवाब देने की कोशिश वेदपाल जी ने की है, लेकिन इस बार सही साबित हुआ आपका जवाब, तो इसलिए आपको नवाजा जाता है किसान कप से। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं और बिना देरी किए एक और सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं, जिसका जवाब आप लोगों से चाहते हैं कि वो सही जवाब आप लोग दे पाएंगे और किसान कप के हकदार आप बन पाएंगे। तो इसलिए बिना देरी किए सब्जियों से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपके सामने। सब्जियों में खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन कैसे करते हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि सब्जियों में खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन कैसे किया जाता है, ये सवाल है। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि सब्जियों में खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन कैसे आप लोग करते हैं, उर्वरक कितना डालते हैं, खाद कितना लगाते हैं, वो आपको बताना। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए, क्योंकि आपके पास ये जानकारी है लेकिन आप छुपा रहे हैं, क्यों नहीं बता पा रहे हैं। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए, नहीं तो हम आपसे पूछेंगे। देखिए, हाथ उठने लगा है और प्रयास पीछे से लगातार हो रहा है। आगे से ऐसा लग रहा है जैसे मैंने क्या पूछ लिया। तो जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए अपना। शिव कुमार त्यागी जी। जी शिव जी, बताइए। सब्जी जब हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है और हम खेत में ले जाते हैं, उस समय पे हम अपना खाद डालते हैं। डीएपी है, सल्फर है, कुछ सब्जी मतलब दीमक की दवाई भी है, साथ साथ कई दवाई हम इस्तेमाल करते हैं। तो उस टाइम पर हम खाद डालते हैं, उसके फिर 10 दिन बाद खाद डालते हैं। नरवाई करते आना, जब नड़ाई करते हैं सब्जी की, गुड़ाई करते हैं, उस टाइम पर फिर खाद डालते हैं। स्प्रे वगैरह है, स्प्रे करते हैं। बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है जब जाके सब्जी हमारी होती है। विशेषज्ञों के आंखों में आंखें डाल के बता रहे हैं आप, ताकि किसान का मिल जाए। बैठिए बैठिए, और भी हैं। देखिए, यहाँ कुछ युवा नजर आ रहे हैं, आपसे बात करते हैं। खड़े हो जाइए सर, खड़े तो हो जाइए। सब्जियों की खेती करते समय बीज खाद और उर्वरक का कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे प्रबंधन करते हैं, कैसे चयन करते हैं? हमें अच्छी क्वालिटी का खाद और जो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीज अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए। हमारा किसान कितना समृद्ध है, इंग्लिश में बता रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जी। और अच्छा उसके बाद में हमें खाद, जब हम नर्सरी तैयार करते हैं उसमें हमें डीएपी की क्षमता या गोबर का खाद हो, उसमें और भी अच्छा होता है। उसके बाद में हम जब उसको लगाते हैं तो उसमें दीमक की वगैरह दवाई डाल के तो लगाते हैं। ठीक है, और भी कोई बताना चाहता है? देखिए, आप किसान का पहले पा चुके हैं तो इसलिए और लोगों को मौका देंगे। यहाँ कुछ युवा हैं, आप तो आइए जरा, बताइए तो सही। आप बता रहे, बैठिए बिहार। मेरा नाम कृष्ण है, मैं शिकारपुर का रहने वाला हूँ। हम पहले जैसे सब्जी बोते हैं तो उसमें डीएपी वगैरह की मात्रा देखते हैं और उसमें जैसे कि यूरिया वगैरह या दीमक की दवाई डालते हैं और स्प्रे वगैरह करते हैं जैसे जितनी मात्रा में चाहिए उसमें। बैठिए कृष्ण कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। आपसे जान लेते हैं, आप क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र त्यागी है, मैं गांव शिकारपुर का रहने वाला हूँ। अब तो हमारी सरकारों ने जगह जगह कृषि संस्थान इतने खोले हैं कि वहाँ से हम अच्छी जानकारी लेके अपने खेती अच्छी तरह से कर सकते हैं, उर्वरक का या खाद का प्रयोग ठीक तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी ले सकते हैं, ये सुरेंद्र त्यागी बता रहे हैं। और भी कुछ युवा नजर आ रहे हैं, जरा खड़े हो जाइए, आप बताना चाहते हैं, मुझे लग रहा है बहुत उत्सुक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज त्यागी, गांव शिकारपुर। और जब हम खेती करते हैं तो जेठ के महीने में पहले हम उसमें अपना कूड़ी का खाद वगैरह डालते हैं, जो हमारी गायें वगैरह भैंसों वगैरह से गोबर हमें मिलता है, उसका हम खाद बना के अपने जेठ के महीने में खेतों में डाल देते हैं। फिर हम जैसे गेहूँ की बिजाई वगैरह करते हैं, उससे पहले अपना डीएपी डालते हैं। डीएपी डालने के बाद में फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, जब गेहूँ हो जाता है हमारा थोड़ा पानी देने के लायक, तो उसमें हम अपना थोड़ा थोड़ा यूरिया का छींटा डालते हैं, एक एक कट्टा। फिर उसके बाद पानी वानी लगाते हैं अपने में। हाँ जी, ठीक है। आप भी बताना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है, जल्दी से खड़े हो जाइए, बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम हरीश है और मैं शिकारपुर का निवासी हूँ। सबसे पहले अगर हमें मिट्टी में अगर हमें डालना है उर्वरता, तो उसकी पहले हम जांच करा सकते हैं कि उसमें ये अम्लीय तो नहीं है। उसके हिसाब से हम संस्था से कांटेक्ट करके उसमें पर्याप्त मात्रा में खाद डाल सकते हैं। और गांव की सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में गोबर खाद का भी यूज़ किया जाता है, जो कि नेचुरल है। इसके साथ साथ हम कांटेक्ट करके ये भी पूछ सकते हैं पेस्टिसाइड्स हमें कब यूज़ करना है और कब नहीं। तो आई थिंक ये सबसे बेटर है।
बैठिए हरीश। तो देखिए हरीश बता रहे हैं कि कैसे हम उसकी जांच कर सकते हैं, और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, लेकिन जो पहले ही किसान कप पा चुका है उनको मौका नहीं दिया जाएगा। मौका उनको दिया जाएगा जो किसान कप अब तक नहीं पा पाए हैं। लेकिन हम चलते विशेषज्ञों के पास और विशेषज्ञों से जानते हैं किसका है सही जवाब, किसको नवाजा जाए किसान कप से। जल्दी से घोषणा कर दीजिए और साथ ही सही जानकारी भी हमारे दर्शकों और हमारे किसानों को दीजिए। जैसा कि सभी किसान भाई अपना अपना जवाब दिए हैं, लेकिन इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी फसल लगाने से पहले, चाहे सब्जी हो, चाहे या गेहूं हो या सरसों हो, उसके पहले आपको मिट्टी की जांच जरूरी है। मिट्टी की जांच के बाद आपको पता चलता है कि आपके खेत में कितनी मात्रा में पोषक तत्व देना है, उसके अनुसार ही प्रबंधन करते हैं। उसमें बात आती है कि केमिकल फर्टिलाइजर के साथ साथ जो जैविक खाद है, जैसे आपके गोबर की खाद हुआ, सड़ी हुई खाद, इसका भी उपयोग करते हैं। जिसमें आपके गांव के सूरज जी ने अच्छा जवाब दिया है कि जैसे कि दोनों जैविक खाद और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक खाद का दोनों का प्रबंधन करके हम उचित मात्रा में अधिक से अधिक ले सकते हैं उपज। सूरज जी आइए, जोरदार तालियां सूरज के लिए बजा दीजिए। सूरज ने दिया है सही जवाब और इसलिए इधर आ जाइए सूरज। तो लगातार ये सिलसिला यहां प्रश्न उत्तर का इस मंच पर जारी है और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है और हम आगे बढ़ते हैं और भी एक सेशन लेकर आपके सामने हाजिर हैं और पूछते हैं आपसे। देखिए भारत सरकार तमाम योजनाएं चला रही है और वो इसलिए कि आपको लाभ हो, आप तक फायदा उसका पहुंचे। तो इसीलिए योजना से जुड़ा हुआ सवाल हम आपके सामने रखेंगे और योजना क्या है वो हम आपसे पूछते हैं। सीआरएम योजना क्या है ये आपसे पूछना है, तो जल्दी से बताइए, हाथ उठाइए कि सीआरएम योजना क्या है। सीआरएम योजना, फसल अवशेष प्रबंधन योजना के बारे में जिसको भी पता है वो हाथ उठा सकता है, बता सकता है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। देखिए हाथ पीछे से उठा है तो इसलिए पीछे ही चलते हैं और उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या उनको हो रहा है इसका लाभ, क्या वो इसके बारे में जानते हैं। इसलिए यहाँ एक युवा हाथ उठा रहे, नाम बताइए अपना। अनिल। ना अनिल बताइए। सीआरएम स्कीम है जी, जो हम सुपर सीडर जो भी हम खेती के अंतर पे सब्सिडी पाते हैं वो सीआरएम स्कीम के तहत पाते हैं। ठीक है, बैठिए। तो देखिए और भी कोई बताना चाहता है कि फसल अवशेष प्रबंधन योजना के बारे में जिसको भी जानकारी है तो जल्दी से वो बता सकता है। और भी युवा हैं उनसे जानते हैं। यहाँ ये युवा पढ़े शिक्षित नजर आ रहे हैं। चलिए खड़े हो जाइए, आप बताइए जरा, नाम बताइए। मेरा नाम हरीश है। सीआरएम इसमें जो स्कीम है इसमें किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपनी नज़दीकी संस्था से कांटेक्ट करें और ताकि ये जान सके कि हम कैसे अवशेषों का प्रबंधन कर सकें और उन अवशेषों को यूज़ कर सकें अपने खेतों में ही, ताकि जो फर्टिलिटी पावर है वो हमारे खेतों की ज़मीनों में ही रहे। तो इस वजह से उसमें शिक्षित किया जाता है और डायरेक्टली जो भी सुविधाएं हैं किसानों को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है हरीश, बैठिए। तो देखिए हरीश कह रहे हैं कि फसल अवशेष जो हैं उसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे खाद बनाया जा सकता है। जल्दी से आप खड़े हो जाइए। मेरा नाम अश्विनी त्यागी है और मैं शिकारपुर गांव का रहने वाला हूँ। सीआरएम योजना तो हमें तो सिर्फ इतना पता है कि रूटावेटर हो गया, मल्चर हो गया या फिर सुपर सीडर है, ये सब मिल जाता है काम करने के लिए कुछ समय के लिए। ठीक है, कोशिश तमाम लोगों ने की है, लेकिन किसकी कोशिश कामयाब है ये हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। विशेषज्ञों के पास हम चलते हैं और विशेषज्ञ ये जानकारी भी देंगे कि फसल अवशेष प्रबंधन योजना सीआरएम स्कीम आखिर कैसे काम कर रही है और ये स्कीम क्या है ये भी हमारे दर्शकों और किसानों को बताएंगे। जी काफ़ी किसान जागरूक भी हैं और इस योजना के संबंधित नहीं, लेकिन जो योजना में मिलने वाला लाभ है उससे काफ़ी किसान गांव के काफ़ी किसानों ने इसका फ़ायदा लिया है। किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा कि फसल अवशेष प्रबंधन परियोजना
ये भारत सरकार ने 2018-19 के अंदर ये योजना 4 राज्यों में लॉन्च की थी, जिसमें हमारा एक दिल्ली प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इनके लगभग 60 जिलों में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का नाम था कृषि मशीनीकरण के द्वारा फसलों का यथास्थान प्रबंधन। मतलब जो हमारी पराल होती है, जो धान की कटाई की जो हमारी कंबाइन से कटाई होती है, उसके बाद अपने फसल अवशेषों को खेत में ही प्रबंधन करना या खेत से बाहर प्रबंधन करना। तो इसमें योजना का प्रमुख उद्देश्य ये था कि किसानों को इस योजना पराली जो फसल अवशेष जो जला रहे हैं, उसे जलाने से जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में किसानों को जागरूक किया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए। और ये कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्रों को दिया गया कि वो किसानों के फील्ड में, उनके गांव में, जैसे आज हम आपके पास आए हैं, वहाँ जाके इन योजना के बारे में, इस मशीन के बारे में उनको जागरूक करें और उनको प्रशिक्षित करें और मशीनों का प्रदर्शन लगवा के उनके बारे में उनको जानकारी दे कि ये मशीन कैसे चलती है, इस मशीनों को कैसे हमें उपयोग में लेना चाहिए। दूसरा, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो किसानों को इसके माध्यम से जो इस पे, ये काफ़ी कॉस्टली मशीनें हैं, लगभग कोई मशीन 1 लाख से लगा के 3 लाख तक की मशीनें हैं। इसके अंतर्गत किसानों को 50% की सब्सिडी दी गई 4 राज्यों के अंदर। दिल्ली राज्य में ही अपने काफ़ी क्षेत्र में सुपर सीडर के ऊपर, रोटावेटर के ऊपर काफ़ी किसानों ने अनुदान प्राप्त किया है कृषि विभाग के माध्यम से। और अलग अलग राज्यों में, और जो किसान कस्टम हायरिंग सेंटर, जिसे हम एक किसानों का समूह बोलते हैं, वो बना के भी यदि इस योजना का लाभ ले तो इस योजना के अंदर 80% तक अनुदान का प्रावधान था। तो ये योजना किसानों को जागरूक करके उनके खेतों पे प्रदर्शन लगा के और उनको प्रशिक्षित करके कैसे फसलों का यथास्थान या खेत के बाहर प्रबंधन किया जा सके, इसके संबंधित 2018-19 में चालू की गई थी। जैसे हरीश जी ने बताया था कि इसका योजना का प्रमुख उद्देश्य था किसानों को प्रशिक्षित करना, क्योंकि किसान प्रबंधन तो कर ही रहे हैं लेकिन उनको ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत थी। तो इसका सही जवाब हरीश जी ने दिया। आइए हरीश जी, जोरदार तालियां। एक युवा किसान ने सही जवाब दिया, ये विशेषज्ञों ने तय किया और इसलिए इनको नवाजा जाता है किसान कप से। जोरदार तालियां बजाइए। बहुत शुक्रिया। सही जवाब देखिए हरीश ने दिया और इसलिए उन्हें किसान कप से यहां नवाजा गया है। और भी लोगों को नवाजा जा सकता है, और भी है सवाल, तो इसलिए और भी सवाल हम आपके सामने रखते हैं और कुछ ही प्रश्न हैं जो आपके सामने रखने के लिए रह गए हैं इस मंच पर। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादातर लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। और सीआरएम स्कीम से जुड़ा हुआ ही सवाल है, सीआरएम स्कीम के तहत कौन कौन सी मशीनें आपको दी जाती हैं जिस पर सब्सिडी मिलती है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि कौन कौन सी मशीनें दी जाती हैं जिन पर सब्सिडी दी जाती है सीआरएम स्कीम के तहत। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए, जिनको भी जानकारी है वो बता सकते हैं। और हाथ यहां से उठने शुरू हो चुके हैं, तो इसलिए यहां से पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? जल्दी से हम आते हैं और आपसे जानते हैं और उसके बाद बताइए। मेरा नाम सुरेश त्यागी है, मैं गांव शिकारपुर का रहने वाला हूँ। और ये जो मशीन दी गई थी, पहले रूटावेटर दिया गया था और फिर ये सुपर सीडर दिया गया है जो सब्सिडी सरकार के द्वारा दिया गया है। ठीक है, बैठिए। तो देखिए और भी बता सकते हैं जो कोशिश कर रहे हैं, आप बताएंगे। चलिए खड़े हो जाइए। कौन कौन सी मशीन है जो सीआरएम स्कीम के तहत दी जाती है जिस पर सब्सिडी मिलती है? मशीन तो हर रोटावेटर है और अपना सुपर सीडर है, मल्चर है, जिन पर स्कीम दी गई है, सब्सिडी दी गई है। ठीक है, बैठिए। और भी लोग हैं तो बता सकते हैं कौन कौन सी मशीन दी जाती है। चलिए आप बताइए जरा, नाम बताइए पहले अपना। हाँ कृष्ण बताइए। रूटावेटर है, सुपर सीडर है, मल्चर है और ये स्मार्ट सीडर जो भी है ये। तो देखिए और लोगों से भी कोशिश करेंगे कि वो बताएं कि सीआरएम स्कीम के तहत कौन कौन सी मशीनें दी जाती हैं। जरा खड़े हो जाए। रूटावेटर और वो सुपर सीडर और वो हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर और जो है सरफेस सीडर, जीरो डिटेल। और क्या ये? क्या नाम है आपका? ताराचंद त्यागी। बैठिए ताराचंद जी, बैठिए। तो देखिए इतने सारे लोगों ने जवाब दिया लेकिन ताराचंद जी ने अच्छा जवाब दिया, ऐसा विशेषज्ञ बता सकते हैं। तो किसने सही जवाब दिया है तय कर दीजिए और किसको दिया जाए किसान का भी बता दीजिए। थोड़ा थोड़ा सा जवाब सबने दिया है और काफ़ी मशीनें इस सीआरएम परियोजना के अंतर्गत आई थी। कुछ मशीनें इसमें जो अनुदान था वो 2 प्रकार से था। कुछ किसान व्यक्तिगत रूप से कोई मशीनें लें,
चाहे हैप्पी सीडर हो, चाहे सुपर सीडर हो, चाहे स्मार्ट सीडर हो, चाहे सरफेस सीडर हो, चाहे जीरो टिलेज हो, चाहे मल्चर हो, चाहे सरफ मास्टर हो, चाहे रोटावेटर हो, चाहे हेयर रेक हो, चाहे कंबाइन के पीछे लगने वाला सुपर SMS हो। यदि कोई किसान व्यक्तिगत रूप से ले तो उसके ऊपर 50% तक अनुदान के प्रावधान था। यदि ये सारी मशीनें 10 किसानों का एक समूह बन के कस्टम हायरिंग सेंटर जिसे बोलते हैं वो बनता, तो ये सब लगभग अलग अलग पैकेज बनता। यदि किसान 10 लाख का पैकेज में यदि ये मशीनें लेता तो लगभग 80% मतलब 8 लाख रुपए तक उनको अनुदान मिल जाता। दूसरा पैकेज लगभग 25 लाख रुपए तक का था और उसमें लगभग उनको ट्रैक्टर का भी प्रावधान था। अलग अलग मशीनें, सब मशीनों पे 50% और 80%, 50% तो व्यक्तिगत रूप से और 80% कस्टम हायरिंग सेंटर बना के किसानों का समूह बन के उनको मिलता था। और इस योजना, जो दिल्ली में ये योजना लागू हुई थी, ये योजना 19-20 के अंदर दिल्ली में लागू हुई थी। वहाँ पर किसानों ने मोस्टली पहली बार रोटावेटर लिया था, क्योंकि अपने दिल्ली के क्षेत्र में ज़्यादातर जो धान की कटाई है वो हाथ से होती थी। तो जो बड़ी मशीनें थी, क्योंकि मशीनें काफ़ी कॉस्टली भी थी, लगभग 1,50,000 से 2.5 लाख रुपए तक की मशीनें, यदि किसान अपना भी शेयर लगाएगा 50% में, फिर भी किसान को 60 से 1 लाख रुपए तक लगानी थी और एक सीजन में मशीन चलानी थी। तो किसानों ने प्रथम वर्ष रोटावेटर और जीरो टिलेज की तरफ रुख किया था। फिर ये इस मशीन योजना के अंतर्गत दिल्ली में सुपर सीडर आ गया था। एक लिमिटेशन होने की वजह से काफ़ी क्षेत्र के गांवों में किसानों ने सुपर सीडर की भी योजना ली थी और अभी भी वहाँ पे कृषि विभाग के माध्यम से अभी भी वहाँ पे प्रावधान है, अभी भी इसी योजना है, तो वहाँ से भी आप किसान भाई लाभ ले सकते हैं। इसका जवाब ताराचंद जी को दिया जाए। ताराचंद जी ने बताया। भले ही नकल हुई है लेकिन सही जवाब आपने दिया, कोशिश तो की। बाकी लोग भी ऐसा कर सकते थे लेकिन आपने ही किया है, दिमाग तो चलाया है, इसलिए आपको दिया जाता है किसान कप। जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। तो अंतिम प्रश्न इस मंच पर हम आपसे करना चाह रहे हैं और वो भी CRM स्कीम से जुड़ा हुआ है। CRM स्कीम के तहत कौन कौन सी मशीनों पर कितनी सब्सिडी दी जाती है, ये प्रश्न है। कितनी सब्सिडी दी जाती है ये आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए कितनी सब्सिडी दी जाती है, कौन कौन सी मशीन है और कितनी सब्सिडी। देखिए ये यहां ऐड हो गया कि सब्सिडी कितनी मिलती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि कितनी सब्सिडी दी जाती है और वो सब्सिडी कैसे मिलती है, ये भी आपको बताना है। तो जल्दी से अंतिम प्रश्न का जवाब दीजिए। उन लोगों से जवाब लेने की कोशिश करेंगे जिन लोगों ने अब तक जवाब नहीं दिया। आपसे आइए। मैं सुरेश त्यागी, शिकारपुर। 50% की सब्सिडी देती है जी सरकार। ठीक है, बैठिए सुरेश जी, बैठिए। और भी कोई बताना चाहता है, और भी कोई समझाना चाहता है? देखिए अंतिम पंक्ति से ये बताना चाह रहे हैं। आइए जरा खड़े हो जाइए, नाम बताइए अपना। किशन जी। ये जो है जी 50% से 80% तक दी जाती है। छोटे किसानों को 80% तक दी जाती है ग्रुप बना के। और ये छोटे किसानों को ग्रुप बना के 80% सब्सिडी दी जाती है, ये कृष्ण कुमार कह रहे हैं। बैठिए। और भी कोई कहना चाहता है, बताना चाहता है तो जल्दी से बता दीजिए कितनी दी जाती है सब्सिडी। आइए जरा आप बताइए, जरा खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मैं सुरेंद्र त्यागी, गांव शिकारपुर से हूँ। हाँ जी। ये सब्सिडी 50% से लेके 80% तक दी जाती है। जो समूहों में किसान है छोटे, उनको 80% तक मिलती है। तो समूहों में 80% और सिंगल अगर आप लेते हैं तो 50%। ये सुरेंद्र कुमार कह रहे हैं। बैठिए। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से बता सकता है। आप बताना चाह रहे हैं, नाम बताइए जरा। अनिल नाम है। अनिल हरियाणा पलवल से। हाँ अनिल बताइए। हाँ जी। पहले तो अगर हम लेना चाहें अलग तो 50% है और वैसे समूह में लें तो 80%। और इसमें सरकार तय करती है अपना कि 50% हमारा इस मशीन का कितना हुआ। वो ये नहीं है कि हमने सुपर सीडर लिया 2,55,000 का तो उस पर 50% नहीं देगी, उस पर देगी, पहले दिया था 2022 में 1,05,000 और अब दे रही है 1,20,000। ठीक है, बैठिए अनिल। उनके हिसाब से ये है कि 50% उनका ये बनता है कि पहले वो 2,10,000 का था, अब उनके हिसाब से 2,40,000 का है, बट कंपनी अपने हिसाब से वो इसको देती है। ठीक है, बैठिए अनिल। तो देखिए और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से बता सकता है और किसान का पा सकता है, तो ये मौका दिया जा रहा है। अंतिम प्रश्न है, आप बताना चाहेंगे? आइए जरा खड़े हो जाइए, नाम तो बताइए, खड़े हो जाइए। सीताराम, गाँव शिकारपुर है। नाम बताइए सर। नाम सीताराम, गाँव शिकारपुर। भाई ये 50% से लेकर 80% तक माफ करती है ये गवर्नमेंट, इस पे माफ जो कर्जा है जो मशीन खरीदते हैं। अकेला लेगा तो 50% है, मिलकर लेंगे समूह में कई मशीन लेंगे तो 80%, ऐसा सुना है।
ठीक है, बैठिए बैठिए सीताराम जी। तो देखिए तमाम लोगों ने कोशिश की है जवाब देने की। हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास, विस्तार से बताएंगे हमारे विशेषज्ञ आपको कि कैसे ली जाती है सब्सिडी और कितनी सब्सिडी कैसे प्राप्त होती है, ये समझाएंगे हमारे विशेषज्ञ आपको, और ये भी बताएंगे कि किसने दिया है इस मंच पर सही जवाब, किसको दिया जाए किसान कब। चलते हैं विशेषज्ञों के पास। सब किसानों ने शुरुआत में सिंगल बताया था, जैसे 50%, फिर 80%, फिर सुरेंद्र जी और अनिल जी ने दोनों ने अच्छा जवाब दिया। सुरेंद्र जी ने बताया भाई 50 से लगा के 80% तक किसानों को इन मशीनों पे अनुदान मिलता है, और अनिल जी ने भी बताया कि भाई जो मशीनों का अनुदान है एक सरकार की लिमिट है। जैसे सुपर सीडर कोई कंपनी का 2,80,000 रुपये का आ रहा है तो सरकार आपको 1,40,000 रुपये नहीं देगी। सरकार की एक लिमिट बांध रखी है कि वो 1,05,000, 1,10,000 या 1,20,000 रुपये तक अनुदान मिलेगा, लेकिन वो एक मैक्सिमम सरकार ने एक रेट पकड़ रखी है। और जैसे आपको बता दूं किसान भाइयों, यदि कोई किसान व्यक्तिगत रूप से कोई अनुदान पे यदि कोई अनुदान लेता है, सरकार सब्सिडी देता है, तो वो 50% है। यदि कोई छोटे और सीमांत वर्ग के किसान, और यदि कोई किसानों का किसान उत्पादक संगठन, यदि कोई स्वयं सहायता समूह यदि ग्रुप में जाके अनुदान लेता है तो उसमें 80% अनुदान है। अनुदान की प्रक्रिया राज्य सरकार के माध्यम से आयोजित होती है। आप जैसे जानते हैं, आप राज्य सरकार जब अनुदान के लिए प्रक्रिया निकालती है, फिर वहाँ आप जाके अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद जब सरकार आपको बोलती है, या जो सरकार के अधिकारी कृषि विभाग के आपका नाम आ जाता है उसमें कि आपको भी अनुदान के लिए, आपका प्रावधान के लिए फाइनल हो गया, आप अपनी मशीन खरीद कर सकते हैं, तब जाके आप अपने किसान भाई मशीन खरीद करें, और जो बिल बनता है वो आप राज्य सरकार में जमा करवाएं, और राज्य सरकार से आपको 50% की राशि का जो अनुदान था वो आपके खाते में जमा हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया राज्य सरकार के माध्यम से हो जाती है। और कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा इसमें समय समय पे कृषि विज्ञान केंद्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी जाके किसानों को जागरूक किया जाता है कि इसमें इस प्रकार से अनुदान प्राप्त हो रहा है। अनिल जी ने थोड़ी गहरी जानकारी दी है कि भाई इतना प्रतिशत और ये मशीनें मिल रही है, तो अनिल जी को जवाब। आइए जोरदार तालियां अनिल जी के लिए बजा दीजिए। अनिल जी ने दिया है सही जवाब और इसीलिए उन्हें दिया जाता है किसान कप। जोरदार तालियां बजाते रहिए। खुश नहीं है क्या अनिल के अवार्ड मिलने से? बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए किसान कप के हकदार बन गए हैं हमारे किसान। तो लेकिन लगातार हमने सवाल आपसे पूछे, जवाब आप लोगों ने दिए। इस मंच पर विशेषज्ञ हमारे साथ उज्ज्वा कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े साइंटिस्ट हमारे साथ हैं और हमारे साथ तमाम किसान हमारे साथ इस मंच पर जुड़े। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमारे विशेषज्ञों का जोरदार तालियों से शुक्रिया अदा कीजिए। और इतने सारे किसान शिकारपुर के हमारे साथ इस मंच पर जुड़े और उन्होंने जवाब दिए, अपना भी जोरदार तालियों से शुक्रिया अदा कीजिए। तो फिर किसी नई जगह होंगे नई जानकारी के साथ हाजिर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप जानते हैं हरिद्वार